अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज के एक स्पेशल एपिसोड के साथ फ्रांस के शहर पेरिस से आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ। और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पुर्तगाल में जो लोग पेपर जमा करवाते हैं, उनको पेपर्स किस अंदाज से जमा करवाने चाहिए, क्या एहतियात करना चाहिए और किस तरह से आप किसी भी किस्म के सेटबैक से बच सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हम पुर्तगाल के बारे में बात करेंगे। हमारे एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए उनका नाम और उनकी शनाख्त हम सीगा एराज़ में रखेंगे। उनसे हम सवालात करेंगे कि उन्होंने जब पुर्तगाल में पेपर जमा करवाए थे तो उनका वहाँ पे वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या वो पेपर हासिल करने में कामयाब हो सके और किस किस्म के सेटबैक्स का उन्हें सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं, उनसे जो सवालात हम रख रहे हैं उनके सामने वो इसलिए रख रहे हैं ताकि आप मुस्तक़बिल में वो गलतियाँ ना दोहराएं जिनकी वजह से उनको मुकम्मल नाकामी तो नहीं लेकिन एक तरह से नए सिरे से दोबारा से उनको अपने प्रोसीजर का आगाज़ करना पड़ा। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप हमारे साथ हैं। हम आपसे आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पुर्तगाल में जो आपने पेपर्स जमा करवाए थे टीआरसी लेने के लिए, उसके बारे में हम आप जानना चाहेंगे कि आपका पहले तो चंद लफ्ज़ों में बताइए कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना अच्छा लगा आपको, कब आप अपने पेपर्स जमा करवाए और कैसे मुख्तलिफ जो मराहल थे उनमें से आप कैसे गुजरे और फिर फाइनली क्या नतीजा निकला आपके लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब पाकिस्तान से आया, हालांकि मैं पाकिस्तान कराची शहर से हूँ, तो मैं यूरोप आया, वीज़ा लगा के इटली आया। मैं वहाँ पे एक दिन रहा हूँ, तो उसके बाद मैं टिकट लेके फ्रांस आ गया। तकरीबन मिनिमम मुझे यहाँ पे हो गए 5 साल। तो इस दौरान मैंने जनवरी 2021 में पुर्तगाल पेपर जमा करवाया। मैं काफ़ी लोगों से सुन रहा था कि वहाँ साल में पेपर मिल जाते हैं, तो इसी दौरान मैंने भी फाइल जमा करा दी एक एजेंट के थ्रू। खुद नहीं करवाए, एक एजेंट के थ्रू करवाए। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको 1 साल में पेपर मिल जाएगा। तो उसके बाद मैंने फाइल लॉक की है, टेस्ट शुरू किया है। तो उस प्रोसेस में तकरीबन मुझे 2 साल 3 महीने लग गए। आप 2 साल 3 महीने तक टैक्स देते रहे, जबकि उन्होंने आपसे कहा था कि आप 12 महीने टैक्स दोगे। जी, जब 12 टैक्सेस दोगे। जी, उन्होंने 12 टैक्स का कहा था, लेकिन मुझे 2 साल 3 महीने। और ये 2 साल 3 महीने आप टैक्स देते रहे हो? जी, मैं टैक्स देता। और उसके बाद मार्च 2023 में आपको बायोमेट्रिक्स के लिए कॉल किया गया था? जी, एक मेल आता है, फर्स्ट मेल आता है, उसके बाद दूसरा मेल आता है। तो उसके हिसाब से आपको 10 दिन में फिर अपने हिसाब से सेफ उठाना पड़ता है। सेफ की वेबसाइट के ऊपर जाके आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जी, वहाँ वही एजेंट करते हैं, वो सारा वो कर देते हैं। लेकिन आप भी वो कर सकते हैं, अगर आप भी थोड़ी सी कोशिश के साथ वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। लेकिन लोग ज्यादातर एजेंट के थ्रू कर देते हैं। एजेंट उनको काफी अच्छी बातें और अच्छे मतलब इखलाक के साथ बातें वगैरह हो जाती है। उसके बाद जब उनका काम करीब आ जाता है, बायोमेट्रिक का टाइम आ जाता है, तो एजेंट जो है ना वो आपको इतना हेल्प नहीं करता। अच्छा। वो सिर्फ आपके इतना हेल्प करता है जब तक आपसे पैसे निकल रहे हैं, वो आपको जी जान करेगा। नहीं तो अगर सपोज जैसे आप 2 साल 3 महीने तक टैक्सेस देते रहे, यानी कि तकरीबन 27 महीने आपने टैक्स भी दिया है, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के भी आपने कुछ पैसे दिए थे उनको? कितने पैसे में बात हुई थी आपकी उनके साथ? अगर आपको शुरू में पता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने का होता है, तो आपको कम से कम 2000 में कॉन्ट्रैक्ट, कम से कम 2000 में मिलेगा। कम से कम ये कॉन्ट्रैक्ट आपको साल का 2000 में दे देते हैं। फिर बाद में जब आपको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, तो आप खुद करवा के आपको 800-700 यूरो में भी मिल जाता है। या हो सकता है आप वहाँ पे खुद से नौकरी ले लें, आपको जब कार्ड मिल जाता है तो ये भी तो मुमकिन है ना? ऐसा ही है। अगर आप खुद वहाँ पे नौकरी करते हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के कोई पैसे ऑब्वियसली आपके टैक्स के भी कोई पैसे नहीं है, वो तो कंपनी टैक्स पे करेगी ना आपको। कुछ कंपनी करेगी। ठीक है। अगर आप यहाँ पे बैठ के करोगे तो फिर आपको टैक्स के पैसे देने पड़ेंगे और टैक्स के पैसे भी देने पड़ेंगे। अच्छा, तो 2 साल 3 महीने के बाद मार्च 2023 में आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया गया?
आपके बायोमेट्रिक्स हुए? जी मेरे बायोमेट्रिक्स हो गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ मार्च 2023 में जब आपके मार्च में बायोमेट्रिक मैंने जब बायोमेट्रिक दिए तो मैं तकरीबन 3 दिन के बाद में वापस आ गया वापस फ्रांस आ गए? अच्छा। जी, तो मैं यहाँ पहुंचा तकरीबन 10-11 बजे सुबह। हम्म। तो फिर थोड़ा थका हुआ था, सो गया। सो के उठा तो सेफ वालों की तरफ से मुझे कॉल आई थी। तो मैंने फोन उठा के उनको वापसी कॉल की। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको खुद से फोन करेंगे। यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, क्या आपको उन्हें कॉल करना चाहिए थी? तो मुझे नहीं पता चला कि ये नंबर किसका है। मैं समझा किसी दोस्त वगैरह का होगा, इसीलिए मैंने रिटर्न फोन कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको खुद से फोन करेंगे। ठीक है, तो फिर उस सूरत में फिर उन्होंने आपको फोन किया दोबारा से? जी, उन्होंने एक दिन बाद फिर फोन किया। तो क्या उस वक्त आपको फोन बंद नहीं कर देना चाहिए था आपका, जैसा कि लोग कहते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको कहा, जब तक आप एजेंट को पैसे देते रहो तो वो आपके साथ मतलब हेल्प भी करेगा, सब कुछ करेगा। जब तक आपके बायोमेट्रिक हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो फिर वो आपका कोई हेल्प नहीं करते, आपको कुछ नहीं बताते। ठीक है, अच्छा। तो मुझे ये बताइए कि जिस वक्त आपके वो बायोमेट्रिक हो गए हैं, उसके बाद आपको सैफ की कॉल आई है। सैफ ने आपको टाइम दिया? वो चेक करना चाह रहे थे कि आप कौन सी जगह पे काम कर रहे हो, कि वाकई आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आपने कोई बोगस कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाया। तो उन्होंने आपको वक्त दिया कोई? जी, वो लोग इसलिए फोन करते, कंट्रोल करते कि वो लोग देखते कि आप वाकई पुर्तगाल में हो या नहीं हो, या बाहर से आपने फाइल लॉक की है। वो इसलिए कॉल करते, कंट्रोल करते। तो आपको उन्होंने कॉल किया, आपने कॉल का रिस्पॉन्ड किया, फिर उसके बाद उन्होंने आपको कॉल करके क्या कहा अगले दिन के वो? जी, उनका जैसे ही फोन आया तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अपना लोकेशन भेजो। मैंने बोला कि किस चीज़ का लोकेशन? बोलते कि आपको जहाँ पे आप काम करते हो उस जगह का हमें लोकेशन भेज दो, हम कंट्रोल के लिए आएंगे। तो मैंने इस दौरान तो मुझे एजेंट ने कुछ भी नहीं बताया था कि आपकी कंपनी का क्या नाम है, आप कहाँ पे काम करते हो। यानी कि उन्होंने आपसे एड्रेस मांगा कि अपनी कंपनी का एड्रेस हमें भेज दें? जी, उन्होंने आपसे बकायदा लोकेशन मांगी कि आप जहाँ पे हो, जैसे हम व्हाट्सएप से लोकेशन भेजते हैं, लोकेशन भेजो। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने मुझे लोकेशन का बोला, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बीमार हूँ और मैं घर पड़ा हुआ हूँ। तो उसके बाद मैंने फोन काट दिया। जी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर आप उनको एड्रेस दे देते तो हो सकता है आप कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती, तो आप उनको एड्रेस दे देते तो वो उस जगह पे जाके कंट्रोल आपको डेट बता देते और आप भी उस दिन वहाँ पे मौजूद होते। तो आपने फ़ोन क्यों काट दिया? मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, इस वजह से मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर आप वापस पुर्तगाल चले गए? नहीं, मैंने बोला चलो अभी रहने दो, अगर कार्ड आ गया तो सही है, कार्ड नहीं आया तो फिर छोड़ दो। मैंने उनको छोड़ दिया, पुर्तगाल का मैंने जो प्रोसेस था वो मैंने तकरीबन छोड़ दिया। ठीक है, इस वजह से कि मैं इस उम्मीद पे था कि मेरा शायद ये फ्रांस में काम हो जाए। तो फ्रांस में भी होने वाला था काम, लेकिन बीच में कुछ मसला मसाइल हो गए। फिर उसके बाद मुझे तकरीबन 8 महीने बाद मुझे फिर पुर्तगाल जाना पड़ा। वो क्यों? तो फ्रांस में क्योंकि मेरे पेपरों में रुकावट बन गई, कोई मसला आ गया, इस वजह से फिर मेरे पास दूसरा रीज़न नहीं था। 1 साल मुझे यहाँ पे वेट करना था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे 1 साल वेट करूँ तो वहाँ पे जाके क्यों ना मैं अपना कंट्रोल करवा के वहाँ से कार्ड लूँ। अच्छा, आप खुद से भी अपना कंट्रोल करवा सकते हैं? जी, जैसे आप जाए वहाँ पे, आप कॉन्ट्रैक्ट लगा के आप सेफ में कॉन्ट्रैक्ट दे दो। अब आपने ये नया कॉन्ट्रैक्ट लगाया था या वही पुराना कॉन्ट्रैक्ट लगाया था? कॉन्ट्रैक्ट नया लगाया। आपने नया कॉन्ट्रैक्ट लगाया? अच्छा। तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने नया लगाया, मैं सेफ में जाके दिया। तो सेफ वालों ने मुझे कहा कि आपने हमें जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने बोला कि मैं काम नहीं था मेरा, तो इस वजह से मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे काम मिल गया तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ला के दे दिया। उन्होंने बोला सही है, हम कुछ करते हैं। तो उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे एक ईमेल की। उस ईमेल में लिखा हुआ था कि हमने कुछ कानूनी तौर पे कुछ हिसाब से हमने आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी है। हमने आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी है, ठीक है। तो वो उसके बाद जब मैंने मेल चेक करवाया, उन्होंने बोला आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है, इसका और कोई हल नहीं है, आप दोबारा से फाइल जमा करो। फिर आपने दोबारा से जमा करवाई? नहीं, मैंने कहा कि मैं एक दफा वकील लेके सेफ में चला जाऊं, अपनी तसल्ली कर दूं।
तो उसके बाद मैं फाइल कैंसिल करके फिर लॉक कर दूँ। तो फिर आप वकील के साथ गए वहाँ पे सेफ में? जी, पहले तो वहाँ पे वकील आपके साथ आपका केस देख के, जब आपका केस रिजेक्ट हो जाए तो आपके साथ वकील इतने आसानी से जाता नहीं है सेफ में। हाँ। लेकिन फिर भी अगर वो आपके साथ चले जाए तो बड़ी मुश्किल से जाते हैं। हाँ, मेरे साथ वकील ने डेट फिक्स की कि हम इस डेट को जाएंगे, तो मैं सेफ में गया, अंदर गया, वकील लेके गया, जो वहाँ पे इंस्पेक्टर होता है वो, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने आपको ईमेल की है। तो मैंने वकील को कहा कि इनसे पूछो आपने मेरा फाइल रिजेक्ट क्यों किया। उन्होंने कहा कि आपका फाइल इसलिए रिजेक्ट हुआ है कि 6 महीने हमारा टाइम होता है, 6 महीने में आपका ना कोई टैक्स आया, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट आया, ना ये 6 महीने कब की बात है, जब आपके बायोमेट्रिक हुए हैं उसके बाद? जी, बायोमेट्रिक के बाद मेरे 6 महीने। नहीं तो लेकिन आप उससे पहले तो आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, आप 23 महीने से 27 महीने से टैक्स भी दे रहे थे, तो फिर वो जो एजेंट था, क्या उसने आपका कॉन्ट्रैक्ट और वो टैक्स कंटिन्यू नहीं रखा? नहीं, उन्होंने नहीं रखा, हालांकि मैंने उनको टैक्स दिया भी, उन्होंने कुछ टैक्स डाले भी नहीं है। हाँ, तो इस चीज़ की भी एहतियात करनी चाहिए कि जिस शख्स के साथ आप ये सारी डील कर रहे हैं वो बाकायदगी से आपके टैक्स डालता रहे। और उसको टैक्सेस को चेक करने का तरीकाकार क्या है? वो लॉयर की मदद से है, वो अकाउंटेंट की मदद से, कैसे चेक कर सकते हैं आप? ये आप वहाँ पे जाके एक कोड बनता है, तो वो कोड नंबर आपको मिलता है, फिर वो आप मोबाइल के जरिए चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो फाइनली हुआ ये कि आपको ये पता लगा कि आपके टैक्सेस भी मुकम्मल नहीं गए थे, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी मुकम्मल तौर पे नहीं लगा हुआ था, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने आपका पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर आपने दोबारा पेपर जमा करवाए, या अभी आप सोच रहे हैं कि दोबारा कब से जमा करवाएंगे? नहीं, अभी तो तकरीबन 2024 जनवरी से आईमा ISF खत्म हो गया। अब उन्होंने इसको तब्दील कर दिया, नया इदारा कर दिया आईमा। उसका उसमें क्या तरीकाकार है, कोई तरीकाकार का फ़र्क है उसमें? तो शायद बेहतर ही आए, हालांकि मुझे इतना उनके बारे में नहीं पता, तो शायद वो लोग, हालांकि अभी जो मैं सुन रहा हूँ कि जो लोग मतलब आईमा वाले बायोमेट्रिक कर रहे हैं तो उनका कार्ड जल्दी आ रहा है, तकरीबन 10-12 दिन में आ जाता है। ठीक है। और आपके ख्याल में अब आप दोबारा से पेपर जमा करवाओगे तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा दोबारा से, या कितने? क्योंकि अभी मैं पुर्तगाल 4 महीने रह के आया हूँ, अभी मुझे वहाँ पे सारा पता चल गया। आप जब अगर आपकी एंट्री यूरोप में लीगल है, और फिर खास करके पुर्तगाल में आपकी एंट्री लीगल है, तो आप फाइल लॉक करो और 6 महीने बाद आप, हालांकि प्रोसेस सारा एक जैसे होता है, 2 साल के बाद मेल आती है, फिर फिंगर देने पड़ते हैं। तो अगर आपकी पुर्तगाल में लीगल एंट्री है तो आप वकील के थ्रू 6 महीने के बाद, 6 टैक्स देने के बाद आप वकील के थ्रू अदालत में जाके अपने फिंगर करवा सकते हो, तो आपको कार्ड मिल जाएगा 6-7 महीने के बाद। और अगर आपके इलीगल एंट्री है तो आप 12 टैक्स पे करने के बाद आप अपील कर सकते हो अदालत में, लॉयर के थ्रू, तो वो भी आपको कार्ड मिल सकते हैं। नहीं तो आप अपने मेल का इंतजार करो, तो उसके बाद फिंगर देके आपको कार्ड आ जाएगा। दोस्तों, ये थे हमारे इन दोस्त की कुछ गुफ्तगू, जिन्होंने हमें बताया है कि अगर आप पेपर्स जमा कराते हैं पुर्तगाल में, या मैं कहता हूँ कहीं भी, तो कोशिश करें कि आप जिस जगह पेपर जमा करवा रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर है, वहाँ पे मौजूद रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोसीजर है वो अपने हाथों से करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आपको उस मुल्क के कवानीन के बारे में बेहतर तरीके से अमल होगा। कल को अगर वहाँ की TRC मिलती है और वहाँ पे सेटल होते हैं, तो आप बेहतर तरीके वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी तरीका ये होगा कि आप एजेंट के बचने के बाद अपनी पैसों की बचत भी कर सकते हैं। मेरे ये दोस्त, इन्होंने तकरीबन 27 महीने टैक्स दिया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दिए, और उस सब के बावजूद फिर बिलाखिर इनको ये हुआ कि अब नए सिरे से इनको अपनी फ़ाइल जमा करवानी है। यकीनन बहुत कुछ सीखा है इन्होंने, लेकिन इनको इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। कोशिश करिए कि जब आप पेपर्स जमा करवाते हैं तो किसी प्रोफेशनल लॉयर की मदद से, या किसी प्रोफेशनल की मदद से, ज्यूरिस्ट की मदद से, या कौंसलियर की मदद से पेपर्स जमा करवाएं, लेकिन सारे प्रोसीजर को अपने हाथों से सरअंजाम दें, ताकि आप मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के सेटबैक से और मायूसी से बच सकें। अल्लाह ताला हम सबको नाकामियों से बचाए और कामयाबियाँ अता करे, और जो भी हमारी मुश्किलात हैं उनको आसान करे। ये
तजर्बात हैं जो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे मुख्तलिफ़ दोस्तों के, ताकि आपको उससे इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से जो भी प्रोसीजर्स करना चाह रहे हैं या इन ममालिक में आके जो ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं बेहतर तरीके से उसको गुजार सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ अपने स्पेशल दोस्त के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।